वीडियो में हम आरएनए मीडिएटेड नॉकडाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये प्रोसेस कैसे बना, डिस्कवर कैसे हुआ और इसके साथ साथ ये आरएनए कैसे काम करते सेल के अंदर, इनका वे मैकेनिज्म क्या है और एसआईआरएनए और एमआईआरएनए के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्लाइड में आप देखिए ये प्रोसेस कैसे बना, कैसे किस तरह से इस प्रोसेस की खोज हुई। तो एक फ्लावर था पेटूनिया प्लांट का जिसका कलर पर्पल था और जिस प्रोटीन के वजह से उसका कलर पर्पल था, उस टाइम के रिसर्चर का आइडिया था कि अगर इस प्रोटीन को हम ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कराएं, अगर ज़्यादा मात्रा में इस प्रोटीन की एक्सप्रेशन सेल के अंदर हुई तो ये पर्पल कलर और भी ज़्यादा डार्क होगा। तो यही चीज़ करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस पर्पल कलर वाले प्रोटीन के जीन को, जो कि चैलोन सिंथेज है, उसका ओवर एक्सप्रेशन कराया सेल के अंदर। अब उसकी जब ओवर एक्सप्रेशन हुई तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए था, इसकी कलर और ज़्यादा डार्क होनी चाहिए थी, पर डार्क होने की जगह क्या हो, वो और ज़्यादा लाइट हो गया। कलर पीसी डार्क ना होकर के पर्पल से लाइट पर्पल हो गया। और इसके साथ साथ कुछ जगह सादा सादा रीजन भी किया जो कि नो कलरिंग रीजन है। तो ऐसा क्या हुआ इसके ओवर एक्सप्रेशन से, जो जहाँ पे नो कलरिंग ऑब्जर्व हो रहा है और लाइट पर्पल कलर ऑब्जर्व हुआ। तो उस टाइम रिसर्चर इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं बोल पाए कि किस वजह से ये हो रहा है। तो बट उन्होंने इतना अनुमान लगाया कि जीन के ओवर एक्सप्रेशन से, डीएनए के ओवर एक्सप्रेशन से एमआरएनए की मात्रा ज़्यादा सेल के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा जीन होगा उतना ज़्यादा उसका एमआरएनए होगा। और इस एमआरएनए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, ये ज़्यादा डार्क की जगह कम डार्क हो रहा है। तो असल में ये प्रोसेस क्या था, तो इनिशियली वो लोग कुछ गेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक कुछ ही समय बाद उन लोगों ने और एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे रिसर्चर ने सी एलिगेंस के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने मूवमेंट स्पेसिफिक जीन को ओवर एक्सप्रेस किया था आरएनए के माध्यम से। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एक जीन का डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ओवर एक्सप्रेस किया था सी एलिगेंस में। और उस जीन के ओवर एक्सप्रेशन के कारण सी एलिगेंस को नॉर्मल मूवमेंट दिखाना चाहिए था, बट वो नॉर्मल मूवमेंट नहीं दिखाया। नॉर्मल मूवमेंट की जगह उसने एक नए तरह की मूवमेंट दिखाई, जिसे उन्होंने ट्विचिंग मूवमेंट का नाम बोला। ट्विचिंग मूवमेंट। अब ये ट्विचिंग मूवमेंट जो हुआ, हिल हिल के चलना, ये ट्विचिंग मूवमेंट के वजह से रिसर्चर फिर सोच में आ गए कि हम लोगों ने जिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ओवर एक्सप्रेस कराया था, उस वजह से सी एलिगेंस को तो नॉर्मली चलना चाहिए था, पर ये ट्विचिंग मूवमेंट दिखा रहा है, हिल हिल कर चल रहा है। तो माने झटके से खींचना जिसे बोलते हैं, ट्विचिंग। तो ऐसा क्या हो रहा है सेल के अंदर जिस वजह से सी एलिगेंस इस तरह के मूवमेंट को दिखा रहा है। तो जो भी था, इससे ये पता चल रहा था कि आरएनए ही कुछ सेल के अंदर ऐसा कर रहा है जिसके वजह से इस नए तरह के फेनोमेनन को हम लोग देख सक रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं करके इसे पीटीजीएस के नाम से एक फेनोमेना दिया, जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, पीटीजीएस। ये पीटीजीएस के द्वारा वो बोल रहे थे कि आरएनए सिंथेसिस के होने के बाद ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से जीन साइलेंस हो रहे हैं, और उस जीन साइलेंस होने की वजह से हम लोग जो रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर अगर जीन ओवर एक्सप्रेस हो रहा था तो और ज़्यादा पर्पल कलर होना चाहिए था, पर क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्रेस होने के बाद भी उसके साइलेंस हो जा रहे हैं, उस जीन से और प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, इसी वजह से उनको लगा कि ये लाइट पर्पल कलर हो रहा है। दैट मीन्स, माने जिसका मतलब आरएनए को साइलेंस किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने पीटीजीएस नाम दिया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। पर एक्सपेरिमेंट चलता रहा, एंड्रयू और मेलो बोल के ये दो साइंटिस्ट थे। एक्सपेरिमेंट चलता रहा और उन्होंने देखा कि एक नया पॉलीमरेज है जो आरएनए डिपेंडेंट,
और ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जहाँ जहाँ आरएनए की ओवर एक्सप्रेशन हो रही, जहाँ जहाँ आरएनए की एक्सप्रेशन बढ़ रही है, उन्होंने देखा ये एक प्रोटीन का भी एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या था ये प्रोटीन, और किस किस जगह में उन्होंने नोटिस किया? उन्होंने ये पेटूनिया, न्यूरोस्पोरा, एरोबिडोप्सिस, सी एलिगेंस सब जगह देखा कि ये प्रोटीन की एक्सप्रेशन ज़्यादा करके बढ़ रही है जब भी आरएनए की अमाउंट सेल में बढ़ रही है। तो उन्होंने उस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर खोज शुरू किया और उन्होंने पाया कि ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही नॉकडाउन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, आरएनए मीडिएटेड नॉकडाउन, जिसका काम हुआ कि जब भी सेल में आरएनए की मात्रा बढ़ने लगती है, किसी भी जीन को आप ओवर एक्सप्रेस जब कराइए, तो जीन से पहले जो चीज़ निकलता है वो होता है आरएनए। और आरएनए की मात्रा जब बढ़ने लगेगी सेल के अंदर, तब एक डाइसर बोल के एक कॉम्प्लेक्स है, वो डाइसर और RISC रिस्क, ये दो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है, ये एक सिस्टम को ऑन करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, वो लोग आपके इस टारगेट जीन जिसकी आरएनए की एक्सप्रेशन बढ़ रही है उसको काटने लगेंगे, काट के डिग्रेड करने लगेंगे। तो ये कैसे होता है ये हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, जब आरएनए का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है सेल के अंदर, सेल के पास एक मशीनरी है, कंट्रोल मशीनरी, जिससे वो रेगुलेट कर सकता है। और वो मशीनरी क्या है वो हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली उन लोग ने ये देखा कि जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मात्रा बढ़ रही है तो एक सिस्टम आ रहा है, और वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो इस आरएनए गुलो को साइलेंस कर दे रहे हैं, जिससे वो और प्रोटीन फर्दर नहीं बनाए। और ये तभी होगा जब आरएनए की मात्रा कोई एक पर्टिकुलर जीन की ज़्यादा करके हो रही है, या कभी कोई भी प्रोसेस, एक डेवलपमेंट प्रोसेस जब हो रही है, तो हर एक स्टेज में अलग अलग जीन के एक्सप्रेशन की ज़रूरी है, और कुछ जीन की एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट में होने चाहिए। तो वो मेक श्योर करते कि इस जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा अमाउंट में ना हो। तो मान लीजिए ये इस एक जीन है और इसकी एक्सप्रेशन सिर्फ एक्स मात्रा में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होने से डिफ़िकल्टी हो जाएगा, सेल में एक नया तरह का फेनोटाइप आ सकता है। तो ये भी मेक श्योर करने के लिए ये RNAi प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो RNAi यहाँ पर जो है उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस मीडिएटेड नॉकडाउन। तो ये RNAi क्या कर रही है, ये इंटरफेयर कर रही है, किस चीज़ से इंटरफेयर कर रही है, ये प्रोटीन सिंथेसिस से इंटरफेयर कर रहे हैं, ये आरएनए को साइलेंस कर दे रही हैं या फिर डिग्रेड कर दे रही हैं, सो दैट उससे प्रोटीन ना बने। तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा थेरापी है, ये अगर हम मैमेलियन सेल में भी करें तो शायद हम कोई भी जीन, जो बहुत सारे हम लोग डिजीज़ देख रहे हैं किसी जीन के ओवर एक्सप्रेशन से, तो हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम था, वो लोग इस सारे एक्सपेरिमेंट में इस पेटूनिया में जिस जीन को ओवर एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन किए, उसका आरएनए 30 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा लंबा था, और सी एलिगेंस में जिस आरएनए को लोग ने ओवर एक्सप्रेस कराया मूवमेंट के लिए, उसकी भी सीक्वेंस 30 बेस पेयर से ज़्यादा थी। और 30 बेस पेयर से ज़्यादा अगर कोई भी सीक्वेंस होता है तो वो सेल के अंदर पीके आर प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। व्हाट इज दिस? और ये पीकेआर प्रोसेस क्या है, व्हाट इज दिस पीकेआर इज? ये पीकेआर क्या है, इनकी काम क्या है? पीकेआर काइनेज आपकी क्या करते हैं, इंटरफेरॉन पाथवे को ऑन करता है। और इंटरफेरॉन पाथवे जब ऑन होता है तो सेल के अंदर दो चीज़ होते हैं, आइदर सेल एपोप्टोसिस के द्वारा अपने आप को मार देती है, या फिर नॉन स्पेसिफिक mRNA डिग्रेडेशन, माने सेल के किसी भी आरएनए को डिग्रेड करना शुरू कर देती है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ mRNA का एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है। और ये इंटरफेरन पाथवे अगर ऑन हो गया इंटरफेरॉन, तो ये पाथवे के वजह से कुछ एसेंशियल जो कि ज़रूरी है mRNA, उनका भी डिग्रेड होगा, जो कि सही नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का क्योंकि साइज 30 बेसिस से ज़्यादा था, इसीलिए इसे मैमेलियन सेल में इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था, और ये सिर्फ नॉन मैमेलियन पाथवे में ही लगता था, सच एज पेटूनिया, एरोबिडोप्सिस, न्यूरोस्पोरा, सी एलिगेंस, इन सब के लिए ये ठीक था। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे बॉडी में 30 बेस पेयर या उससे ज़्यादा की कभी सिंथेसिस नहीं होती है,
और यही प्रोसेस हमारा वायरस से इम्यून सिस्टम डिफेंस के हिसाब से काम आता है, क्योंकि वायरस की बहुत सारी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है, जो कि 30 या उससे ज़्यादा की लेंथ में होती है। तो हमारा इंटरफेरेंस पाथवे तब भी एक्टिवेट होता है। और ठीक ये डाइसर वाले प्रोसेस जो मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा, उस प्रोसेस से वो इस डबल स्टैंडर्ड को डिग्रेड करते हैं और सेल से इंटरफेरॉन को रिलीज करवाते हैं। इंटरफेरॉन अगर रिलीज हुआ तो आसपास के सभी सेल सतर्क हो जाएंगे कि इस सेल में भाई वायरल अटैक हुआ और हमें खुद को बचाना होगा। तो वायरस से बचने के लिए भी इम्यून सिस्टम में काम आता है। तो ये भी एक कारण था जिसके वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए लार्जर देन 30 बेस पेयर उन लोगों ने नहीं यूज़ किया। तो अगर ह्यूमन में इसे हमें यूज़ करना है तो कैसे इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो उन लोग ने क्या किया, उन लोग 20 से 25 बेस पेयर की आरएनए को उन लोग ने बनाना शुरू किया। 20-22 न्यूक्लियोटाइड लेंथ के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने लग गए, जिस आरएनए के 3 प्राइम एंड में 2 न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग था। तो समझ लीजिए ये 20 से 22 पेयर के हैं और इसके इंड के जो 3 प्राइम की तरफ है उसके 2 बेसिस की ओवरहैंग थी। अब ये जो ओवरहैंग थी इसका क्या काम है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये 20 से जो 22 बेस पेयर के थे, क्योंकि हम लोग ने बोला कि 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 30 से ज़्यादा नहीं है और ये 30 से कम है, 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब हमें इसे मैमेलियन सेल में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। और अगर ये मैमेलियन सेल में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम अपने डिज़ायर किसी भी आरएनए के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था कि मैमेलियन सेल में हम एक 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड का खुद के द्वारा कंस्ट्रक्ट सिंथेटिक खुद से बनाया हुआ डिज़ाइन किया हुआ आरएनए को एक्सप्रेस करा सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से आपका इंटरफेरॉन पाथवे भी ऑन नहीं होगा। और एक प्रोसेस था वेक्टर एक्सप्रेसिंग शॉर्ट हेयर पिन आरएनए। ये शॉर्ट हेयर पिन आरएनए क्या है? इसमें क्या है कि आप एक वेक्टर में जीन को ले लीजिए, छोटे एकदम छोटे साइज के, और वो सेल के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर शॉर्ट हेयर पिन आरएनए को प्रोड्यूस करेगा। और जब ये शॉर्ट हेयर पिन आरएनए प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो ये फिर न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में फिर प्रोसेस होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये आरएनए आई मीडिएटेड प्रोसेस की काम होती है। और ये सब कैसे होती है ये सब हम आगे ठीक डिस्कस करेंगे। और जब ये काम हुआ, फिर से ये डाइसर और रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर डाइसर और रिस्क कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये लास्ट में क्या करेगा, स्पेसिफिक आरएनए को डिग्रेड करेगा। तो ये जो शॉर्ट आरएनए जो हम लोग ने इधर में बात की, ये शॉर्ट आरएनए जो 20 से 25 है, ये जो आरएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर कर रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए, SIRNA। इसका नाम हुआ SIRNA, शॉर्ट S फॉर शॉर्ट, I फॉर इंटरफेयरिंग। तो ये जो शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए है, ये क्या करती है, आरएनए एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर करती है, और इसीलिए इसका नाम है SIRNA। और मैमेलियन सेल में इसे बाहर से आप डिलीवर्स कर सकते हो इलेक्ट्रोपोरेशन ट्रांसफिक्शन किसी भी माध्यम से, ठीक है। और SIRNA के साथ साथ आप वेक्टर शॉर्ट SHRNA, शॉर्ट हेयर पिन SHRNA को भी आप मैमेलियन सेल में बाहर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आप वेक्टर का थ्रू यूज़ कर सकते हैं
किसी भी वेक्टर में, वायरल एक्सप्रेशन वेक्टर में आप इसको अंदर डालें, जीन को क्लोन करके आप कर सकते हैं। और ये सब की ब्यूटी क्या है कि कोई भी आरएनए जो भी है, ये आपकी आरएनए है, ये आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी, और आरएनए के ठीक 3 प्राइम रीजन इंड में, ठीक 3 प्राइम इंड के जगह पे ये सब कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। ये बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद ये वहाँ पर क्लीव करवाते हैं। रिस कॉम्प्लेक्स रहता है, रिस कॉम्प्लेक्स में एक अर्गोनाइड बोल के प्रोटीन रहते हैं, वो सब क्लीव करते, राइट। तो ये प्रोटीन यहाँ पर क्लीव कर देगी। तो ये siRNA और shRNA क्या करते हैं, mRNA के ठीक 3 प्राइम इंड में बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क बोल के कॉम्प्लेक्स है जिसे हम लोग बोलते हैं RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये रिस्क कॉम्प्लेक्स हेल्प करती हैं स्पेसिफिक RNA के डिग्रेडेशन को, ठीक है। तो अब तक ये था कि मैमेलियन सेल में हम बाहर से ही देकर आरएनए को साइलेंस कर सकते हैं, siRNA को और शॉर्ट हेयर पिन आरएनए को। उसके पास खुद का कोई मेकानिज्म नहीं है कि वो आरएनए एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सके। तो रिसर्च चलता रहा और कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि मैमेलियन सेल में खुद एक नेचुरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्सप्रेस होता है। और उन्होंने फर्स्ट ये चीज़ पाया था पहले सी एलिगेंस में। सी एलिगेंस में उन्होंने जब ये पाया तो उन्होंने देखा कि ये शॉर्ट एक्सप्रेसिंग डीएनए जो नेचुरली आरएनए जो एक्सप्रेस हो रही है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए 22 बेसेस लॉन्ग है। एंड उन्होंने देखा था कि वन सच एग्जांपल ऑफ दैट वाज लीन 3। लीन 3 क्या करती थी, लीन 3 लीन 14 के आरएनए एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता था। किस तरीके से, लीन 3 यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए के हिसाब से काम कर रहा है। वो क्या करता था, वो जाके लीन 14 के ठीक 3 प्राइम रीजन में बाइंड करके उसके डिग्रेड करवाता था या फिर उसको साइलेंस कराता था। और वही एक पहला एग्जांपल था जो कि देखा गया था सी एलिगेंस में। ये नेचुरली एक्सप्रेसिंग डीएसआरएनए न्यूक्लियस में एक्सप्रेस होता है एज ए प्राइमरी माइक्रो आरएनए। और प्राइमरी माइक्रो आरएनए से ये क्लीव होता है एक प्रोटीन के थ्रू जिसको बोलते हैं डॉर्सा। डॉर्सा इसे क्लीव करके 100 बेसिस का प्री माइक्रो आरएनए बनाता है, और फिर प्री माइक्रो आरएनए फिर से डाइसर से क्लीव होके माइक्रो आरएनए बनाता है। और ये माइक्रो आरएनए फिर से RISC कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर ये टारगेट RNA को साइलेंस या फिर डिग्रेड करता है। तो ये नेचुरली एक्सप्रेस जो RNA है, इस RNA को उन लोग ने क्या बोला है, miRNA। इस माइक्रो RNA का ही नाम है miRNA, जो कि मैमेलियन सेल में नेचुरली एक्सप्रेस करता है। तो ये न्यूक्लियस में एक्सप्रेस होता है। न्यूक्लियस में एक्सप्रेस होने के बाद इसे एक एंजाइम काटती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, ड्रोसा। ड्रोसा इसे काट के प्री miRNA बनाती है, और फिर ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती है। साइटोप्लाज्म में जाकर इसे डाइसर बोल के दूसरी प्रोटीन क्लीव करेगी इसकी हेयर पिन स्ट्रक्चर को, और फिर वो आरएनए रिस्क कॉम्प्लेक्स में जाता है, और रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टारगेट जीन को क्लीव या साइलेंस करेगा, टारगेट जीन के पास जाएगा दोनों। तो ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं सेल के अंदर, तो आप देखिए miRNA मैंने क्या बोला था, ये miRNA के बारे में कि ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुआ, देखिए ऐसे प्राइमरी माइक्रो आरएनए, इसका नाम प्री आरएनए। और डॉर्सा क्या करती है, इसके
इस रीजन को क्लीव करती है, ठीक है, इसके एंड रीजन को, और ये क्लीव हो गया। क्लीव होने के बाद क्या हुआ, ये प्राइमरी माइक्रो आरएनए से प्रिकर्सर माइक्रो आरएनए बना और एक्सप्रोटीन 5 के माध्यम से वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया। ओके, तो देखिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, और जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया तब डाइसर बोल के और एक प्रोटीन है जो इसके इस हेयर पिन स्ट्रक्चर को भी क्लीव करती है, ठीक है। क्लीव करके क्या करती, ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को प्रोड्यूस की। और आप याद रखिएगा इन सब की ओवरहैंग होती है 3 प्राइम एंड में, ठीक है। आप देखिए इस साइड और इस साइड। तो वंस ये एमआरएनए फॉर्म हुआ, इसके बाद क्या होती है, डाइसर के क्लीव करने के बाद ये एमआरएनए रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं। रिस्क कॉम्प्लेक्स का एक एसेंशियल पार्ट है एगोप्रोटीन। एगोप्रोटीन और ये एमआरएनए की बाइंडिंग काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि इसमें से एक स्ट्रैंड को डिग्रेड होना है, और वो स्ट्रैंड को हम लोग पैसेंजर स्ट्रैंड भी बोलते हैं, पैसेंजर स्ट्रैंड। पैसेंजर स्ट्रैंड डिग्रेड कैसे होगा, ये डिपेंड करता है इस माइक्रो आरएनए की असेंबली विद दिस एगोप्रोटीन। ये दोनों को आप देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं ये यहाँ पे इसी तरीके से बैठते हैं, जिस जिस भी स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो आरएनए डिग्रेड होगा। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आप देख सकते हैं, और इन दोनों में से स्ट्रैंड में से जिसका 5 प्राइम एंड, जिसकी 5 प्राइम एंड ज़्यादा स्टेबल होगी थर्मोडायनेमिकली, उसकी डिग्रेडेशन होगी। क्योंकि हमें विद टाइम इसका भी डिग्रेडेशन चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये ज़्यादा एक्टिव रहे, तो हम ऐसे आरएनए को गाइड आरएनए के हिसाब से चूज करेंगे जो कि हमारे टारगेट आरएनए को खोजने में सहायता करेगा, वो ये गाइड आरएनए। तो हम ऐसे गाइड आरएनए को चूज करेंगे जिसका 5 प्राइम ही लेस स्टेबल हो, ज़्यादा स्टेबल ना हो। और ठीक जिस एमआरएनए का, इस दोनों स्ट्रैंड में से जिस एमआरएनए का 5 प्राइम ज़्यादा स्टेबल है, उसको क्या करेगा, ये एगोप्रोटीन क्लीव करके डिग्रेड कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रैंड ही बचा रहेगा और एक स्ट्रैंड क्लीव हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 प्राइम एंड जो है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, वो टारगेट आरएनए को खोजने में हेल्प करेगा, टारगेट आरएनए जिससे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये देखिए, ये एम आई आरएनए क्या करेगा, टारगेट आरएनए के जाके बाइंड किया, किधर बाइंड किया, ठीक उसके 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में। तो 3 प्राइम एंड में जाके बाइंड किया, और ये जो जगह जहाँ पर वो बाइंड कर रहा है 3 प्राइम एंड के, जिसके साथ वो कम्प्लीमेंट्री है, अगर ये कम्प्लीमेंट्री पूरा हुआ तो इस एमआरएनए की डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। इस एमआरएनए की डिग्रेडेशन होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अगर ये कम्प्लीमेंट्री पूरा नहीं हुआ तो इसकी साइलेंसिंग होगी, तब ये ऑर्गोनेट प्रोटीन ठीक काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑर्गोनेट प्रोटीन ये दोनों कॉम्प्लेक्स को तभी काटेगा जब इन दोनों में फुल कॉम्प्लीमेंट्री होगी। फुल कॉम्प्लीमेंट्री अगर नहीं हुआ तो ये जस्ट इसको जाके बाइंड करेगा और यहाँ की जीन साइलेंस होगी, इससे फर्दर कोई आरएनए एक्सप्रेशन नहीं होगी। और अगर ये इससे माने फर्दर आरएनए एक्सप्रेशन माने प्रोटीन यहाँ से कोई प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर आप बात करें आरएनए आई और siRNA, जो कि पहले एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने किया था, तो इस आरएनए आई प्रोसेस में क्या हुआ था, उन लोगों ने लॉन्ग आरएनए को लिया था, या राइट। सपोज ये आरएनए आपकी 50 या 60 बेस पेयर की थी, तो ये आरएनए से डाइसर इंटरेक्ट करके इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए से स्मॉल आरएनए बनाया, siRNA बनाया, शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए। और ये siRNA फिर रिस्क और एगो प्रोटीन से बाइंड किया, एगो रिस्क कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। तो ये एगो प्रोटीन क्या करेगा, फिर इन दोनों में से एक स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा। कौन स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा, जिसकी 5 प्राइम एंड ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो एक स्ट्रैंड जब डिग्रेड हुआ तो एक स्ट्रैंड बचा, और उस स्ट्रैंड का काम क्या है, वो स्ट्रैंड हमें उस आरएनए को खोजने की सहायता करेगी जिसकी एक्सप्रेशन को हम साइलेंस करना चाहते हैं।
सो इफ़ यू वांट, अगर हम चाहते हैं कि ये आरएनए, एक पर्टिकुलर आरएनए एक्स को हम साइलेंस करें, उससे कोई प्रोटीन ना प्रोड्यूस हो, तो ये जाके उस एक्स वाले आरएनए को ही साइलेंस करेगा। तो ये गाइड आरएनए क्या करेगा, सेल में उस एमआरएनए को खोजने में सहायता करेगा, और जैसे मिला वो ठीक उसे के 3 प्राइम एंड में बाइंड करेगा। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसआईआरएनए और एमआरएनए का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है कि इसमें ये जो एमआरएनए के 3 प्राइम एंड में बाइंड कर रहा है, ये कम्प्लीटली कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यहाँ पूरा फुल ऑन कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। यहाँ पर किन पूरा कम्प्लीमेंट्री नहीं है, और इसीलिए एसआईआरएनए मेडिएटेड जो भी होता है उसमें मोस्टली एमआरएनए डिग्रेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एमआरएनए क्लीव होगा, एमआरएनए क्लीव होकर छोटे छोटे पीस होंगे, और उस पीस को बाद में एक्सोन्यूक्लियस आकर डिग्रेड कर देंगे सेल में, और ये गाइड स्ट्रैंड भी डिग्रेड हो जाएगा। तो ये आरएनए आई के प्रोसेस होती है। और आप जब मैमल सेल में इस आरएनए आई जो कि बड़ा था, हम लोग उसे तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमें जब इसे काट के छोटा फॉर्म करते हैं तो हमारा डायरेक्ट एसआईआरएनए फॉर्म होता है। और एसआईआरएनए को ये डाइसर का क्लीविंग का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही छोटा है, ट्रिम किया हुआ है, बाहर से डिज़ाइन किया हुआ है, और ये एसआईआरएनए डायरेक्टली जाके रिस्क और एगो प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा। आरएनए आई की आरएनए क्योंकि लंबी है, इसीलिए डाइसर इंटरेक्ट करके काट के इसे छोटा करेगा सेल के अंदर एसआईआरएनए, और तब जाकर ये इससे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए मैमेलियन सेल में जब आप डाल रहे हो, आप डायरेक्टली ये बड़ा नहीं डाल सकते, क्योंकि बड़ा डालने से इम्यून रिस्पॉन्स इंटरफेरन पाथवे ऑन हो जाएगा, और उस वजह से सेल एपोप्टोसिस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। पर आप जब एसआईआरएनए डायरेक्टली दे रहे हो, तो आप वो ना उस प्रोसेस को ऑन कर रहे हो, और वो डायरेक्टली जाके रिस्क और एगो कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, और जिसके बाद वो टारगेट आरएनए को डिग्रेड करेगा। तो इसी तरह से एमआईआरएनए एसआईआरएनए काम करते हैं सेल के अंदर। और एक और चीज़ है, ये जो देखिए, जो रिस्क कॉम्प्लेक्स में ये जो बाइंडिंग हो रहा है, अगर ये फुल कम्प्लीमेंट्री है तब ये डिग्रेडेशन होगा। और इस सीक्वेंस को सीड सीक्वेंस भी बोलते हैं एसआईआरएनए की। ये सीड सीक्वेंस इसका नाम है। और ये देखिए सीड सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये कम्प्लीमेंट्री पार्शियल है, पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत कम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर साइलेंसिंग होगा। एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो आर्गोनट प्रोटीन यहाँ पे जो क्लीव करती है, वो ठीक 5 प्राइम इंड से 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करेगी। 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ठीक 5 प्राइम इंड से 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक क्लीव करेगी, और आरएनए को डिग्रेड करेगी डिग्रेडेशन के केस में, और साइलेंसिंग केस में जस्ट बाइंड करेगी। सो यही होता है। और इस तरह के प्रोसेस को हम जीन नॉकडाउन बोलते हैं। जीन नॉकडाउन क्यों? क्योंकि हम जीन को आरएनए लेवल में साइलेंस कर रहे हैं। आइदर हम आरएनए को डिग्रेड कर दे रहे हैं, या उस एमआरएनए को हम साइलेंस कर दे रहे हैं कि उससे प्रोटीन प्रोड्यूस ना हो। ये जीन नॉकआउट से काफ़ी ही डिफरेंट है, क्योंकि जीन नॉकआउट में हम जीन लेवल में, क्रोमोसोम लेवल में जीन को नॉकआउट कर दे रहे हैं। वी आर नॉकिंग आउट जीन। वहाँ पे हम जीन को ही निकाल दे रहे हैं, और जीन को निकाल देने की वजह से वहाँ से आरएनए ही नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए बनेगा, पर आरएनए से हम प्रोटीन बनाने नहीं दे रहे। तो यही था वीडियो आरएनए आई नॉकडाउन के बारे में, एमआईआरएनए एसआईआरएनए के। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।